हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं हमारी भारतीय संस्कृति। लेखक इसमें कहना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, संस्कृति किसे कहते हैं। संस्कृति शब्द का संबंध संस्कार से है, जिसका अर्थ है संशोधन करना, उत्तम बनाना, परिष्कार करना। अंग्रेजी शब्द कल्चर में वही धातु है जो एग्रीकल्चर में है। इसका भी अर्थ है पैदा करना, सुधारना। संस्कार व्यक्ति के भी होते हैं और जाति के भी। जातीय संस्कारों को भी संस्कृति कहते हैं। संस्कृति एक समूहवाचक शब्द है। अगर समूह में हम नहीं रह सकते हैं तो हमारी संस्कृति हमें नहीं शब्द बना सकती है। जलवायु के अनुकूल रहन सहन की विधियां और विचार परंपराएं जाति के लोगों में दृढ़ मूल हो जाने से जाति के संस्कार बन जाते हैं। इनको प्रत्येक व्यक्ति अपनी निजी प्रकृति के अनुकूल न्यूनाधिक मात्रा में पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त करता है। जो संस्कृति है वो मानव अपने पैतृक यानी जन्म से ही अपने पिता से मिली हुई संस्कृति को ही अपनाता चला आता है। ये संस्कार व्यक्ति के घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन में परिलक्षित होते हैं। वो घरेलू जीवन में ही अपनी सभ्यता और संस्कृति को अपनाता है और सामाजिक जीवन में भी। मनुष्य अकेला रहकर भी इनसे छुटकारा नहीं पा सकता है। अगर मानव चाहे कि वो अकेला रहे और अपनी संस्कृति को भूल जाए या संस्कृति को नहीं अपनाए तो ऐसा असंभव है। सामाजिक जीवन में मनुष्य रह करके संस्कृति से दूर नहीं रह सकता है। ये संस्कार दूसरे देश में निवास करने से अथवा दूसरे देशवासियों के संपर्क में आने से कुछ परिवर्तित भी हो सकते हैं और कभी कभी दब भी जाते हैं, किंतु अनुकूल वातावरण प्राप्त करने पर फिर उभर आते हैं। मनुष्य चाहे अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में चला जाए तो कुछ समय के लिए हम अपने संस्कारों को भूल सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने उसी वातावरण में उसी स्थिति में हम आते हैं तो वापस से हमारी वो संस्कृति वो सभ्यता हमारे सामने उभर कर सामने आ जाती है। संस्कृति का बाह्य पक्ष भी होता है और आंतरिक पक्ष भी। इसका बाह्य पक्ष आंतरिक का प्रतिबिंब नहीं तो उसके संबंधित अवश्य रहता है। हमारे बाह्य आचार हमारे विचारों और मनोवृत्तियों के परिचारक होते हैं। संस्कृति एक देश विशेष की उपज होती है। उसका संबंध देश के भौतिक वातावरण, उसके पालित पोषित और परिवर्धित विचारों में होता है। हर देश की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है और जो व्यक्ति जिस देश में रहता है उसी संस्कृति को अपनाता है। जिसमें वो पलता और बड़ा होता है वही संस्कार वही संस्कृत उसके अंदर विद्यमान हो जाते हैं। भाषा संस्कृत का कुछ बाहरी अंग सा है, फिर भी वह हमारी जाति मनोवृत्ति की परिचारिका होती है। कुशल शब्द को ही लीजिए, वह हमारी उस संस्कृति की ओर संकेत करता है जिसमें कि पूजा विधान की संपन्नता के लिए कुश लाना एक दैनिक कार्य बना हुआ था। जो कुश ला सकता था वह तंदुरुस्त भी और होशियार भी समझा जाता था। प्रवीण का संबंध वीणा से है। प्रकर्ष वीणानियाँ प्रवीण। हमारी भाषा में गो से संबंधित शब्दों का बहुमूल है, जैसे गोदिल वेला जिसमें विवाह जैसे शुभ कार्य संपन्न होते हैं। गोदिल वेला होता है शाम के समय का समय होता है, तो उस समय में हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में उस समय विवाह जैसे शुभ कार्य कराए जाते हैं। गोष्ठी गवेषणा गाय की चाह या खोज के अर्थ विस्तार द्वारा गवेषणा का अर्थ खोज हो गया। गवाक्ष गौ की आँख खिड़कियों का आकार शायद पहले गोल होता होगा। गुरशी अंगीठी गोरिशी से बनी है जिसमें गौ का दूध औटाया जाता है। औटाया का मतलब होता है गर्म किया जाता है। गोपुच्छ नाटक गो की पूंछ के समान बताया गया है। अंत में आकर मूल कथा ही रह जाती है और इसका फैलाव बंद हो जाता है। गोमुखी जिसके भीतर माला फेरी जाती है और जिससे जल गिरता है उसे भी कहते हैं। गोपन गोपन का अर्थ होता है छिपना या गोपनीय रखना, किसी राज को छिपाना। यह शब्द भी गो से संबंध रखता है। जो वस्तु पाली जाती है सुरक्षित रखी जाती है वह छिपाकर भी रखी जाती है।
आदि ये बहुमूल हमारे समाज में गौ की प्रधानता का घोतक मानते हैं। भारत गर्म देश है, यहाँ हृदय को शीतल करना मुहावरा है, किंतु आंग्ल देश ठंडा है। वहाँ की परिस्थिति के अनुकूल मोह भंग करने के अर्थ में आता है। आइस ठंडेपन का प्रतीक है और मौन ठंडेपन का ही घोतक है। जो व्यक्ति मौन रहता है, शांत रहता है, तो उसको कहते हैं बड़ा शीतल शांत माहौल या शांत मन वाला है। हमारे यहाँ इसका अनुवाद हुआ है, एक ढेले में दो पंछी, किंतु उसमें यह मधुरता नहीं जो एक पंथ दो काज में है। एक अपने यहाँ मुहावरा चलता है, एक पंथ दो काज। उसी प्रकार से कि एक साथ में हम काम करने एक जाते हैं, लेकिन हमारे साथ हो जाते हैं दो दो काम। उसके कहते ही हमको गोरस बेचन हरि मिलन, एक पंथ दो काज की बात याद आ जाती है। हमारा रहन सहन, पोशाक आदि सभी बातें जातीय परिस्थिति, देश के वातावरण और देश की भावनाओं से संबंधित है। जमीन पर बैठना, हाथ से खाना, नहाकर खाना, लंबे ढीले कपड़े पहनना, बेसिले कपड़ों को, बेसिले का मतलब होता है बिना सिले हुए कपड़ों को अधिक शुद्ध मानना, ये सब चीज़ें देश की आवश्यकताओं और आदर्शों के अनुकूल हैं। गर्म देश के पृथ्वी का इस पर बुरा नहीं लगता, इसलिए वहाँ जूतों का इतना मान नहीं है जितना कि विलायत में। यही हाथ से खाने का चलन इसलिए हुआ कि यहाँ हर समय हाथ धोए जा सकते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है कि हम हर समय हाथ धो कर के ही किसी काम को करते हैं। अन्न को भी देवता माना जाता है, उससे सीधा संपर्क अधिक सुखद और स्वाभाविक समझा जाता है। यहाँ नहाने के लिए जल की कमी नहीं है और नहाने की आवश्यकता भी अधिक होती है, इसलिए नहाना धर्म का अंग हो जाता है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार होते हैं कि हम इसको बार बार नहाने जाते हैं। इस देश में शरीर को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है, इसलिए लंबे कपड़ों को जो शरीर को उभार में ना लावे और उसे पूर्णतः ढक ले, अधिक महत्व दिया जाता है। बेसिले कपड़े जैसे धोती आदि नित्य सहज में धोए जा सकते हैं, उसमें सीवन का भी किसी प्रकार का मैल नहीं रह जाता है। सीवन का मतलब होता है सिलाई में अगर कपड़े सिले होते हैं उसको सिलाई की जगह मैल जम जाता है, लेकिन बिना सिले कपड़ों में किसी प्रकार का कोई मैल नहीं रह जाता है, इसलिए वे अधिक पवित्र माने जाते हैं। हमारे यहाँ नंगे सिर की अपेक्षा सर ढकना अधिक सांस्कृतिक समझा जाता है। अपनी भारतीय संस्कृति में किसी भी कार्य को या शुभ कार्य करने के लिए सिर को ढका जाता है और बिना सिर ढके हुए हम कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते हैं। ऐसी सभी पूर्वी देशों में भी प्रथा है। यहूदियों के प्रार्थना भवनों में भी नंगे सिर नहीं बैठते हैं। बाल भी शरीर के अंग होने के कारण ढके जाने की अपेक्षा रखते हैं। इसी प्रकार देश के वातावरण और रुचि के अनुकूल ही मांगल्य वस्तुओं का विधान किया जाता है। फूलों में हमारे यहाँ कमल को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। भारतीय संस्कृति में जो फूल है, और वो भी फूल कौन सा, कमल का, तो हमारी संस्कृति में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण दिया जाता है। इसका संबंध जल और सूर्य दोनों से है। वह जल में रहता है और सूर्य को देखकर प्रसन्न होता है। जल और सूर्य देश की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में है, इसका दोनों से संबंध है। कमल ही सब प्रकार के शारीरिक सौंदर्य का उपमान है। चरण कमल, नेत्र कमल, मुख कमल आदि कमल की महत्ता के द्योतक हैं। एक कमल के लिए हर कमल को सबसे सुंदर माना गया है, तो उसकी तुलना हर चीज में कमल की तुलना ही की जाती है। नो कंज लोचन कंज, मुख कर कंज, करुणारम कंज। इस छंद में सभी अंग कमल बन गए हैं, यानी कि जो शरीर के पूरे अंग हैं उसकी तुलना किससे कर दी गई है, कमल के फूल से। आम्र, आम्र का मतलब होता है आम। रसाल, रसाल माने रसीला होता है। कदली, कदली का मतलब होता है केला। दुर्वादल, नारियल, ये फल हैं जो हमारे मंगल यानी मांगलिक यानी जो भी शुभ कार्य होते हैं उस कार्यों में इनका प्रमुख स्थान दिया जाता है। आम यहाँ का विशेष मेवा है, इसमें रस भरा रहता है और इसका बोर, बोर का मतलब होता है फूल, बसंत का अग्रदूत है। जब आम के पेड़ों में बौरें आती हैं तो ऐसा लगता है कि बसंत ऋतु प्रारंभ हो गई है।
हमारे यहाँ अश्वत्थ का मतलब होता है पीपल, को भी विशेष महत्व दी गई है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान की विभूतियों में अश्वत्थ को भी माना गया है। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, यानी कि जो पीपल का वृक्ष है वो सबसे अलग या सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय संस्कृति में जिन जिन वस्तुओं को महत्व दी गई है वे सब श्रीमद् भागवत गीता में भगवान की विभूतियों के रूप में आ गई हैं। भगवान बुद्ध को भी अश्वत्थ वृक्ष के नीचे ही बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, यानी कि भगवान बुद्ध को ही जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो पीपल के वृक्ष के नीचे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। स्थावर वस्तुओं में हिमालय, स्थावर का मतलब होता है स्थायी, स्थायी वस्तुओं में हिमालय को, सरिताओं में गंगा को यानी कि नदियों में गंगा को, पक्षियों में गरुड़ को तथा ऋतुओं में बसंत ऋतु को महत्ता दी गई है। स्त्रीलिंग चीज़ों में कीर्ति, वाणी, स्मृति, बुद्धि और धृति का है धैर्य को महत्ता दी गई है। ये भी हमारी जातीय मनोवृत्ति का परिचायक है। ये तो रहे संस्कृति के बाह्य अंग यानी कि बाहरी अंग। संस्कृत के आंतरिक अंगों पर भारत में विशेष बल दिया गया है। धर्म ग्रंथों में अच्छे मनुष्यों के जो लक्षण बतलाए गए हैं, मनुस्मृति में जो धृति, क्षमा, दया, अस्तेय, शौर्य, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध धर्म के 10 लक्षण बतलाए गए हैं, वे सब भारतीयों की मानसिक और आध्यात्मिक संस्कृति के अंग हैं। श्रीमद् भगवत गीता में दैवी संपदा वालों के लक्षण दिए गए हैं, जिनमें अभय को सबसे पहला स्थान दिया गया है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण 2वां अध्याय, सात्विक चीज़ों के लक्षण 17वां अध्याय आदि सब भारतीय संस्कृति के अनुकूल सभ्य और शिष्ट पुरुष के लक्षण हैं। इसलिए सभी महाकाव्य ऐसे लक्षणों से भरे पड़े हैं। जो रघुवंश में रघुकुल के राजाओं के जो गुण बतलाए गए हैं वे न केवल भारत के सांस्कृतिक आदर्शों के परिचायक हैं, बल्कि उनसे अतीत का भव्य चित्र हमारे सम्मुख आ जाता है। दूसरों को दान देने के लिए ही जो संपन्न बनते थे उनका धन दानय था। सत्य के लिए ही मिथ्याभाषी बने हुए थे। मिथ्या विधान के कारण वे कम बातचीत नहीं करते थे। जो यश के लिए विजय प्राप्त करते थे, धन राज छीनने के लिए नहीं। यश को अपने यहाँ अधिक महत्व दिया गया है। हमारे पूर्वज यश के लिए समस्त संपदा और वैभव त्यागने को सदैव तत्पर रहते हैं। अर्जुन से भी श्री कृष्ण ने अंतिम अपील यही की थी, यशो लभस्य, संतान के लिए, कामोपयोग के लिए नहीं, वरन पितृ ऋण चुकाने और समान भोग करने के लिए नहीं। वृद्धा आश्रम में मनुस्मृति को धारण करने वाले और योग द्वारा शरीर को त्याग करने वाले। आजकल तो लोग रोगाणते तन्यातजाम की बात हो गई है। ऐसे ऋषियों के कुल का है कालिदास वर्णन करता हूँ। यद्यपि मेरे पास वाणी का वैभव अधिक नहीं है, इससे पता चलता है कि प्राचीन भारत में त्याग, सत्य, यश, आश्रम, विभाग और सामाजिक कल्याण की ओर आध्यात्मिक ध्यान दिया जाता है। संक्षेप में भारतीय संस्कृति मुख्य अंग इस प्रकार बतलाए जा सकते हैं। अब अगले हम टॉपिक को अगले वीडियो में हम बनाएंगे। तब तक यहीं तक देते हैं, अगला हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।